हे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने परचेज बुक करी थी जिसमें मैंने आपको परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक दोनों विद एंड विदाउट जीएसटी कराई थी। इसी तरह से चलते हुए अब हम अपनी सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक देखेंगे विद एंड विदाउट जीएसटी के साथ। ओके, तो सबसे पहले देखो ये कि सेल्स बुक को हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर सेल्स जर्नल बोला जाए तो आप क्या मानोगे कि आपको सेल्स बुक ही प्रिपेयर करनी है। ओके, अब सेल्स बुक होती क्या है? सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक होती है या फिर एक स्पेशल बुक होती है जिसमें आप लोग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने वो गुड्स जिसमें एक फर्म डील करती है, सपोज जिस का सेल एंड रीसेल पर्पस से वो गुड्स खरीदती है, जिसमें उसका बिजनेस ऑपरेट करता है, अगर उन गुड्स को उस सामान को अपन क्रेडिट पे बेचते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग सेल्स बुक में करते हैं। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि हम लोग किसको रिकॉर्ड नहीं करते? कैश सेल्स ऑफ गुड्स, या फिर अगर आपने गुड्स जो है वो कैश में बेचे हैं तो उसकी एंट्री आप कहाँ पोस्ट करोगे? कैश बुक में, है ना। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने क्रेडिट पे बेची है, जैसे कोई एसेट का अगर हम लोग सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट का, लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट पे, वो इसमें नहीं आएगा, उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? उसकी एंट्री हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जो इनवॉइसेस इशू होते हैं कस्टमर को, ठीक है, इनवॉइसेस इशू जो करे जाते हैं कस्टमर को, उसके बेसिस पे, मतलब उसको प्रूफ बनाकर हम लोग अपने कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है विदाउट जीएसटी? देखो, सबसे पहले वही है डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई वो डाली जाएगी। पर्टिकुलर्स में आपके कस्टमर का नाम और क्या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो आती है। जैसे क्वांटिटी, जैसे हमने बोला कि 10 मग्स एट द रेट 100 ईच, तो 10 मग्स क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और पर पीस की क्या थी? 100 रुपीज़ पर प्राइस प्रोडक्ट थी। मतलब प्राइस क्या होता है इसमें? कैटलॉग प्राइस होता है, जिसको आप लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट आपने कोई मेंशन किया है, उसका रेट, जीएसटी रेट कौन सा, अगर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई फर्दर एक्सपेंस आपने अपने कस्टमर से चार्ज किए हैं वो भी आप इसमें लिखते हो, ठीक है। इनवॉइस नंबर में क्या आता है? वही बिल का नंबर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ लेजर फोलियो में, एज वी नो, लेजर फोलियो मतलब किस पेज पे लेजर के हमने ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रखी हैं। ओके, डिटेल्स, जैसे अब इसमें डिटेल्स में क्या आती है? डिटेल्स में आती है अमाउंट, लिस्ट प्राइस। जैसे आप क्वांटिटी को पर पीस से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके पास जो रिजल्ट आता है आपका, वो आपकी अमाउंट कहाँ लिखी जाती है? डिटेल्स के कॉलम में लिखी जाती है। सेल वैल्यू, उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट कितना चार्ज हुआ था, जीएसटी कितना अमाउंट, मतलब जीएसटी की अमाउंट और एक्सपेंसेस के अमाउंट आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। अब सेल वैल्यू क्या होती है? सेल वैल्यू वी नो कि जो लिस्ट प्राइस में से जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल वैल्यू, और ये आपके सेल वैल्यू के कॉलम में आ जाएगी। फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस चार्ज, ठीक है। ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये एक्सपेंसेस हम लोग इनवॉइस में ही, मतलब पूरे टोटल में ही इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन ये क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं ये हमको कस्टमर ही पे करेगा, इसलिए ये हमारे एक्सपेंसेस रिकवेबल होते हैं और इनको एज अ इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। बस इसका नाम हम लोग फ्रेट या फिर एक्सपेंसेस के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। अब टोटल क्या होता है? टोटल ये आपके कस्टमर से चार्ज किया जाता है, इसलिए टोटल कस्टमर के कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली। ओके, अब ये तो हुआ जीएसटी के बिना, और अब आते हैं हम लोग जीएसटी के साथ हमारा कौन सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। जीएसटी के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है? बस यहाँ पर एक्सपेंसेस और सेल वैल्यू के बीच में हमारे 3 कॉलम और ऐड हो जाते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी का, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं? इसमें क्या आता है? जो अपने अमाउंट चार्ज की है, वी नो ना कि सेल पे हमेशा आउटपुट जीएसटी के नाम से हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है ना। तो इसको हम लोग इनके पर्टिकुलर कॉलम्स में लिख देंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि क्या आपको पूरा कैलकुलेशन के स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो लिस्ट प्राइस। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करोगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आती है वो आती है आपकी सेल वैल्यू, जिसको आप लोग
अपने जर्नल एंट्रीज के टाइम से सेल्स के नाम से जानते हो, ठीक है। उसके बाद आउटपुट जीएसटी, मैंने जीएसटी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये तीनों अलग उसमें बटा हुआ होता है। तो आउटपुट सीजीएसटी अगर आया या फिर आउटपुट आईजीएसटी आता है तो आप यहाँ लिख के उसको चार्ज करोगे, और जीएसटी चार्ज करने के बाद आप लोग एक्सपेंसेस उसमें ऐड करते हो, ठीक है। जो एक्सपेंसेस ये होते हैं रिकवरेबल होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग वापस से कस्टमर से इसका पैसा ले लेते हैं, ओके। अब देखो इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग क्या होती है इसकी, जो सेल वैल्यू, ठीक है, पूरा जब आपकी एक मंथ की ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी उसके बाद जो सेल वैल्यू का यहाँ पर टोटल निकल कर आएगा, उसको आप लोग कहाँ डालोगे, सेल्स अकाउंट में जाओगे, सेल्स अकाउंट ढूंढोगे अपने लेजर में और उसके क्रेडिट साइड पे आप उसको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कहाँ जाता है, आउटपुट जीएसटी जाता है आपका जो उसके कंसर्न जीएसटी के अकाउंट है, जैसे आउटपुट सीजीएसटी के क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा, ठीक है। और आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होगा, बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है ना। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाते हैं। आउटपुट आईजीएसटी जो होगी वो आउटपुट आईजीएसटी के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब इनके नाम क्या लिखे जाते हैं ना, देखो सेल वैल्यू, आउटपुट, जीएसटी एंड एक्सपेंसेस, ये तीनों जो चीजें होती है ना, इनको आप लोग मंथ एंड की डेट के साथ लिखोगे, टू सन्डरीज एज पर सेल्स बुक, ओके, ये लिखोगे आप अपने लेजर अकाउंट में। लेकिन टोटल की जो अमाउंट होती है वो आप उसके कंसर्न डेटर के अकाउंट में जाओगे। जैसे अगर आपके पास आपने 3 लोगों को सामान बेचा क्रेडिट पे, ठीक है, 3 लोगों को सामान बेचा हमने क्रेडिट पे, राम, मोहन एंड श्याम, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे राम की अमाउंट आप राम के अकाउंट में डालोगे, ठीक है, टोटल की। श्याम की अमाउंट आप श्याम के अकाउंट में डालोगे और मोहन की अमाउंट आप मोहन के अकाउंट में डालोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे डेटर है तो इसका मतलब ये एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसके डेबिट साइड पे पोस्ट करते हैं, ओके। अभी इंडिविजुअली अमाउंट जाएगी और इसमें आप डेट वही डालोगे जो इनकी ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आपने लिखी हुई होगी, ठीक है, लेजर में एंट्री करते वक्त, ओके। तो ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक। इसके बाद आती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक। जल्दी से इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, ये भी हमारी एक सब्सिडरी बुक ही होती है, लेकिन इसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो गुड्स जो हमने क्रेडिट पे बेचे थे। अब कस्टमर ने कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है हमने कुछ ज़्यादा सामान बेच दिया हो, वो भी वो लोग वापस करते हैं। तो उन सामान को वो अगर कोई कस्टमर क्रेडिट पे जिसने खरीदा था वो वापस कर रहा है तो उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न बुक पे करते हैं, जिसको अपन रिटर्न इनवर्ड बुक्स भी बोलते हैं। अब देखो ये बुक पता है मेंटेन करने की जरूरत इसलिए होती है, अगर आपके महीने में सिर्फ 1-2 ही ऐसी चीजें होती हैं तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके नंबर पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज डीलिंग होती है और आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि आप लोग किस किस कैटलॉग को किस किस प्राइस पे आपने किसको बेचा, ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपने कौन सा सामान अपने कौन से कस्टमर को कितने उसमें बेचा, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज में ये सब कुछ रिकॉर्ड करना हो नहीं पाता था पॉसिबल, अब हम लोग अपने पर्टिकुलर्स में ही लिख देते हैं उसकी सारी। तो जब परचेज बुक खोली उसके बारे में देखा, इनवॉइस नंबर से मैच किया और तब समझ में आ जाता है कि हमने उसको कैसे मेंटेन किया, इसलिए हम लोग इस सब्सिडरी बुक्स को बनाना जरूरी समझते हैं, ओके। नाउ अगर ऐसा कुछ भी आपने जो कैश में बेचा था, ठीक है, अगर वो सामान आपका वापस आया या फिर आपने कोई एसेट था जो क्रेडिट पे ही बेचा था, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, अदर देन गुड्स, अगर आपने कुछ ऐसा फिक्स्ड एसेट था जो आपने क्रेडिट बेसिस पे बेचा था, अगर वो वापस आता है तो वो हमारे उसमें रिकॉर्ड नहीं होता, आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्डिंग अब हम लोग करते किस बेसिस पे है, रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्रेडिट नोट के बेसिस में। मतलब हम अपने जो कस्टमर को, परचेजर एज इन जिसने एक सामान खरीदा था, उसको हम लोग एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो अकाउंट आपका हमने पहले डेबिट किया था बिकॉज वो हमारा डेटर था, अब मैं उसको क्रेडिट कर रही हूँ, क्योंकि जब एसेट रिड्यूस होता है, ठीक है, जब एसेट को हमें डिक्रीज करके दिखाना होता है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है, ओके। नाउ अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं विदाउट जीएसटी में। देखो डेट, पर्टिकुलर्स,
क्रेडिट नोट नंबर, इसमें क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे परचेज रिटर्न के टाइम पे हम लोग देख रहे थे डेबिट नोट नंबर, है ना। फिर लेजर फोलियो आ जाती है और फिर डिटेल्स में नॉर्मल आ जाती हैं चीजें, बिकॉज विदाउट जीएसटी में आपके पास सिर्फ दो ही चीज होती है, या तो आपकी लिस्ट प्राइस, और अगर उसमें से कोई ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है तो वो, अदरवाइज हम लोग सिंपल ही सेल वैल्यू में अपनी शो कर देते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है ना कि आप इतना लंबा बनाओ, अगर आपके पास कोई जीएसटी का नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हो इस कॉलम को हटाकर, ठीक है। डायरेक्ट शो करके आप अपने इसमें लिख दो अमाउंट को, टोटल अमाउंट को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है। नहीं तो अगर आपके स्कूल में बोला है कि आप एक्सप्लेन करके दिखाओ तो आप एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखो हेड्स में हम लोग, इन हेड्स का मतलब क्या है, डेट मतलब वही जिस डेट पे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, ओके। पर्टिकुलर्स में क्या आता है, कस्टमर का नाम और उसने क्या प्रोडक्ट वापस किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन, पर पीस का प्राइस क्या था, और अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो, और अगर जीएसटी के साथ है तो जीएसटी का रेट आ जाता है, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर आपको दे रखा होगा, आपको उसको वहाँ मेंशन करना होता है। लेजर फोलियो वी नो कि लेजर के कौन से पेज पे हमने ये एंट्रीज करी हुई हैं। डिटेल्स में वही उसकी कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे ये वाली कैलकुलेशन है मैं आपको बता रही थी। देखो, नाम तो आया आपके पर्टिकुलर्स में, है ना, और डिटेल्स में अमाउंट आया आपका इधर, है ना। तो ऐसे इसमें डिटेल्स में आ जाता है। अब अमाउंट क्या होगी, क्योंकि विदाउट जीएसटी है तो हमारे पास सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना रहता है इसमें, अगर दिया है तो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हम लोग सिंपल सेल वैल्यू में अपना अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विद जीएसटी के साथ इसका क्या फॉर्मेट होता है। सी, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, वैल्यू, वैल्यू में आ जाती है आपकी सेल की वैल्यू, जो आपकी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट होती है, राइट। नाउ आउटपुट जीएसटी जो होते हैं, जो आपने पर्टिकुलर अमाउंट में जीएसटी चार्ज किया था उस रेट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हो, और फिर टोटल करके आप यहाँ पर अमाउंट लिख देते हो। अब इसकी कैलकुलेशन के स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट आती है वो आपके वैल्यू के कॉलम में जाती है, ओके। उसके बाद अपन जिसमें जीएसटी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और जीएसटी की जो अमाउंट है वो उनके कंसर्न कॉलम में चली जाती है, उसके बाद टोटल आपके टोटल के कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, जो वैल्यू का टोटल आएगा आपके एंड में, आप मंथ एंड की डेट डाल के लिखोगे वहां पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करोगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो, मैंने ना यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पर एक तो सबसे पहले गलती ये की है, ये गलती मत कर आना आप लोग, ठीक है। ये लोग आप जरूर लिख कर आना, हेडिंग छोड़ देते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं फॉर्मेट के। अब सपोज आपको दोनों बुक बनाने के लिए बोला है, तो क्या आप लोग बार बार ये लिखोगे इन दी बुक्स ऑफ, नहीं। जब आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो ना, सपोज अब आपका क्वेश्चन ये आया जिसमें आप लोगों को कैश बुक भी बनानी है, ठीक है, परचेज की दोनों बुक बनानी है, सेल्स की दोनों बुक बनानी है, और जर्नल प्रॉपर भी बनाना है, तो हर बुक के ऊपर ये लिखने की जरूरत नहीं होती। बस जहां से आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया है, अगर आपने सबसे पहले कैश बुक बनाई है तो कैश बुक के ऊपर लिख दो, उसके बाद किसी भी बुक के ऊपर ये बार बार लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी के आउटपुट जीएसटी क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है, और जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग आउटपुट जीएसटी के डेबिट साइड पे जाके उनकी कंसर्न अमाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट क्या है, बिकॉज आपका डेटर एक एसेट होता है, ठीक है, और जब एसेट रिड्यूस होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए जो डेटर होगा उसके उसमें इंडिविजुअल अमाउंट चली जाएगी डेट के हिसाब से उसके क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो अब इसको समझ लिया हमने, रिवीजन हो गया हमारा, फास्ट रिवीजन। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके नोट्स के साथ भी डाल दूंगी, डोंट वरी, थोड़ा साफ डालूंगी टाइप करके, इतना गंदा गंदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोगों को, एक सेकेंड, विजिबल है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और जल्दी से जल्दी इसको अपने नोटबुक पे उतार लो, ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को रीड कर सको, ठीक है। ले लिया, पॉज करके जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लो। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। देखो,
पहला आप अपना लेके चलते हैं, पहला हम लोग अपना लेके चलते हैं 2 अप्रैल 1 पे एक ट्रांजेक्शन हुई, 2 वाटर प्योरीफायर्स एट द रेट 2100 ईच एंड 5 बकेट्स एट द रेट 130 ईच टू मैसर्स रमन। ठीक है, ये हमने सेल किया, ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑफ सेल्स हमने बेच दिए। ठीक है, अब कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो क्रेडिट बेसिस पे हुई है। ठीक है, अब देखो हम लोग लिखते कैसे हैं, सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम, ठीक है, डेट डाली, कस्टमर का नाम, उसके बाद जो उसने खरीदा उसका आइटम का नाम, और उसमें या तो वैसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आइटम लिखो, आइटम के सामने लिखो 2 वाटर प्योरीफायर्स एट द रेट, उसका रेट लिख दो 2100 ईच। ठीक है, अब टोटल करके अपन ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब इसमें ना तो हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ना ही इसमें हमारा कुछ वो है जीएसटी है, तो अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, अपने एक्सपेंसेस देखेंगे और एक्सपेंसेस को इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो क्योंकि इसमें अब ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, है ना, लेकिन 2 अमाउंट आपकी 2 ट्रांजेक्शन हो रही थी 2 प्रोडक्ट की, तो आपने उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा सेल वैल्यू में, और इसके एक्सपेंसेस 75 लिख दिया, टोटल आपने ये टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। अब आप ये कहोगे कि क्या हम लोग इसके अलग अलग नहीं अमाउंट डालेंगे। देखो, जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाते, इसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाते, क्योंकि ये आपके डेली बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, आप डील करते हो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब क्योंकि ये आपके गुड्स हैं, अब आपका भले ही वो वाटर प्यूरिफायर हो, मग हो, बकेट हो, ठीक है, कुछ भी हो, टब्स हो, कुछ भी हो, ये आपका काम है, तो आपके लिए सब कुछ गुड्स ही आ जाते हैं। तो आप इसकी एंट्री करते रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, इसलिए हम लोग इसको क्लब करके एक साथ सेल वैल्यू में लिख देंगे, क्योंकि ये सब हमारे लिए गुड्स की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलेंगे। 2 अप्रैल को 5 रोड साइड कंटेनर्स एट द रेट 4200 ईच जो थे वो हमने बेचे मैसर्स नूतन एंटरप्राइजेस को। ठीक है, इनवॉइस नंबर इसका दे रखा है, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% है और ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो बस भले वो एंड में लिखा हो, लेकिन मुझे पता है कि स्टेप में मुझे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है अपने लिस्ट प्राइस में से, है ना। तो 5 कंटेनर्स एट द रेट 4200 ईच, आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे 21,000। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, इसलिए मैं ट्रेड डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लिख करके आया उसमें जीएसटी मैं उसके ऐड कर दूंगी। ठीक है, 6% दोनों आउटपुट जीएसटी को ऐड कर दूंगी। अब देखो इसमें पोस्टिंग कैसे करी हमने, सेल वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद यहाँ आ गई, उसके बाद जीएसटी हमने उनके ऊपर कंसर्न चार्ज कर दिया इतने अमाउंट पे और टोटल अपने टोटल कॉलम में डाल दिया। अब थर्ड पे चलते हैं। रमन ने 100 बिग बकेट्स खरीदी 850 ईच। ठीक है, और उसका इनवॉइस नंबर दे रखा है, इनवॉइस नंबर के कॉलम में डाल देंगे अपन। उसके बाद अपना सिर्फ इसमें जीएसटी दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट और एक्सपेंसेस नहीं दे रखे। अब देखो सीधा हमने इनवॉइस वो निकाल के लिस्ट प्राइस निकाल के इसका इसमें जीएसटी को ऐड कर दिया और उनके रिस्पेक्टिव प्लेस में पोस्ट कर दिया। ओके, नाउ फोर्थ में 1500 मग्स भेजे थे हमने मैसर्स आहूजा को, जो कि 100 रुपीज ईच थे। इसका इनवॉइस नंबर दे रखा है, मुझे इनवॉइस नंबर डाला नहीं मैंने यहाँ पर, 720। ठीक है, और उसके ऊपर आईजीएसटी लगा दी और ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है और फ्रेट भी दे रखा है। अब भले ही ये ट्रेड डिस्काउंट लिखा सबसे एंड में है, लेकिन मुझे पता है कि ये चार्ज सबसे पहले होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसमें से आउटपुट आईजीएसटी को ऐड करेंगे 18% और फिर फर्दर 900 फ्रेट के एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे। ठीक है, और उनके कंसर्न अमाउंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई आपकी सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक। इसका एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मैं इसको पूरा पीडीएफ बना के भी डाल दूंगी आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनती है। अब हम चलते हैं 5 अप्रैल पे। देखो 5 अप्रैल पे क्या हुआ, रमन ने एक वाटर प्यूरिफायर जो था वो वापस कर दिया और उसमें क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है मुझे 576। ठीक है,
576 मुझे इसका क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है। ओके, अब देखो इसमें क्योंकि पहले ही वो सारी डिटेल्स मेंशन कर चुका है क्वेश्चन में, इसलिए ना तो इसने दोबारा से रेट बताया, ना ही ये बताया कि इस पे कोई डिस्काउंट का रेट गिवन था या जीएसटी का रेट गिवन था या फिर कोई एक्सपेंसेस थे। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है। और एज लाइक परचेज रिटर्न में जब हम लोग एक्सपेंसेस नहीं मेंशन करते थे, बिकॉज वो हमारे नॉमिनल में चले गए, इसका पार्ट नहीं थे वो सेल्स का, वो हमने चार्ज किए थे, उसे एक्सेस चार्ज किया था, वो हमारे सेल्स से रिकॉर्डेड नहीं था, तो हम उसको वापस भी नहीं देंगे, ना उसे कहेंगे कि नहीं तुमने चलो सामान वापस कर दिया, मैं तुम्हारा खर्चा कर रहा हूँ, वापस भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते इसमें सेल्स रिटर्न में। अब देखो कैसे चलेगा इसका। 5 अप्रैल पे गए अपन, और फिर 1 वाटर प्यूरिफायर रिटर्न बाय रमन, क्रेडिट नोट नंबर अपने डाल दिया, रमन का नाम डाला, 1 प्यूरिफायर, और रेट मैं पहले से देखूंगी जाकर 2100 था और यहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ था ही नहीं, फ्रेट मुझे कुछ करना नहीं था फ्रेट का। ठीक है, फ्रेट मेरे को कुछ करना नहीं था इसका, तो मैंने डायरेक्ट इसमें पोस्ट कर दिया। ओके, अब देखो, अब चलते हैं हम लोग 6 पे। 2 रोड साइड कंटेनर्स रिटर्न बाय मैसर्स नूतन, और जिसका हमने क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है हमको 600। ठीक है, कोई बात नहीं, कस्टमर का नाम डाला, जो उसने वापस किया है उसका अमाउंट और क्वांटिटी डाली, मल्टीप्लाई करके अपना डिटेल्स में लिखा। उसके बाद क्योंकि जब मैंने खरीदा था तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला था, जब मैं वापस करूंगी तो मेरे को ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके करना पड़ेगा। मतलब जब मैंने बेचा था, जब ट्रांजैक्शन हुई थी उस वक्त ट्रेड डिस्काउंट था, तो जब रिटर्न की प्रोसेस फॉलो होती है तो उसमें से भी हम लोग लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें हमने अपना पूरा प्रोसेस लगाया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जितने अमाउंट पे हमारा जीएसटी बनता था इन दोनों पे चार्ज करके 6%। ठीक है, वो किया और उनके कंसर्न अमाउंट में डाल दिया। ओके, नाउ 8 पे चलते हैं हम लोग। 100 मग्स रिटर्न बाय मैसर्स आहूजा, क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है आपको 609। ठीक है, और फिर उसने 100 मग्स कितने बेसिस पे खरीदे थे। ठीक है, 100 मग्स कितने बेसिस पे खरीदे थे, क्या उस पे लगा हुआ था। ठीक है, फ्रेट छोड़ के अपन दोनों को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अमन वापस से आ जाता है रमन ने 10 बिग बास्केट जो थी वो वापस कर दी, उसकी हमने प्रोसेस ऐसे करके कैलकुलेशन करके इसमें पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी लेजर पोस्टिंग वो आप खुद करोगे। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको इसके पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से, लेकिन आप लेजर खुद बना के देखो, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न में समझा दिया था, जब मैंने परचेज करवाई थी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको। तो लेजर आप खुद करो। अब हम लोग आपका जर्नल प्रॉपर भी अभी करवा दूं क्या, क्योंकि फिर बेफालतू में एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को फिर वीडियो लगानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो मैं टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन कर दूंगी। हम लोग जर्नल प्रॉपर भी पढ़ लेते हैं। देखो, जर्नल प्रॉपर क्या होती है। अब हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो ये बताओ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, नाम बताओ। ठीक है, हमने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया। हमने रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट परचेज हो गई। ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन हो गई हमारी, क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है, क्रेडिट परचेज रिटर्न हो गई, और क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, ये हमारी 5 ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड हो गई। लेकिन अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी बच गई। अगर देखो, सपोज एक पॉइंट आता है आपका कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कैश या बैंक में, तो मुझे पता है कि मैं उसको कैश बुक में मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, डबल कॉलम की कैश बुक हो तो मैं बैंक वाला भी मेंशन कर सकती हूँ। लेकिन अगर सपोज उसने कोई एसेट के टाइप पे इंट्रोड्यूस किया, या फिर वो गुड्स ही लेकर आया है ना,
या फिर कुछ और चलो गुड्स, हाँ गुड्स लेकर आया, या फिर कोई और तरीके से वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसकी ट्रांजेक्शन मैं कहाँ करूंगी? चलो गुड्स के नाम पे शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, सिर्फ एसेट देखो। सपोज सोचो कि वो एज अ कैपिटल लेकर आया है एक डिलीवरी वैन, ठीक है, डिलीवरी वैन को वो एज अ कैपिटल लेकर आया प्रोपराइटर जो है हमारा। अब वो ना तो क्रेडिट परचेज है, ना वो कैश ट्रांजैक्शन है ना, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, एसेट आई है, ना वो क्रेडिट सेल है, ना वो परचेज रिटर्न है, और ना ही वो सेल्स रिटर्न है क्रेडिट की। तो अब मैं इसको मेंशन कहाँ करूंगी? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स जो ऊपर दी गई 5 ट्रांजेक्शन्स को क्वालिफाई नहीं करती है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं अपना जर्नल प्रॉपर, जिसको आप जर्नल भी कहते हो। ओके, ये क्या है? ये भी एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस बुक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना वो ट्रांजैक्शंस जो कि अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अब अदर सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं जरा बताओ मुझे। वैसे तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बताओ। कैश बुक है ना, कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अगर उनके नेचर को कोई क्वालिफाई नहीं करता है, उसके बाद भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन रह जाती है, तो हम उनको कहाँ मेंशन करते हैं? हम उनको मेंशन करते हैं अपने जर्नल प्रॉपर में। तो इसमें किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं? अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल गुड्स या फिर एसेट में, जिनको आप लोग वर्ड मिलेगा आपको काइंड, ठीक है, मतलब किसी चीज, किसी पैसे के अलावा किसी चीज के रूप में कैपिटल को लेकर आई जा रही है, तो इन काइंड अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, यू रिमेंबर दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, उनको हम लोग एडजस्ट करते थे एट द एंड, वो मैं कहाँ करूंगी, है ना। उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होता था? अपना जर्नल प्रॉपर मेंटेन करना होता है, ठीक है। ओपनिंग एंट्री होती है, अब हर साल तो अपना बिजनेस नया नहीं चालू होता ना, पिछले जो पुराने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो भी कैरी ऑन होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड हम लोग कैसे करते हैं? ओपनिंग एंट्री से। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में आपको जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा आपको कि कभी कभी हम लोग गलत अमाउंट एंटर कर देते हैं, तो जीरो कट्टा लगा के नहीं करते उसको रेक्टिफाई, उसको प्रॉपर एक जर्नल एंट्री के थ्रू उसको सही किया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका स्टॉक कैसे एंड हुआ है, ठीक है, वो क्लोजिंग एंट्री होती है आपकी। ट्रांसफर एंट्रीज होती है कि अगर आप कुछ फंड वगैरह ट्रांसफर करते हो कहीं, ठीक है, किसी के नेम पे कोई पेमेंट ट्रांसफर हो गई है, वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लाओ जैसे अब हमने कोई क्रेडिट सेल किया है एसेट का, या क्रेडिट परचेज किया है एसेट का, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? कोई फिक्स एसेट हमने परचेज किया है या सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे, तो उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है ये बताओ मुझे जरा। कैश डिस्काउंट, रिमेंबर दैट। इसकी मैं अमाउंट तो लिख दूंगी, लेकिन इसका डबल साइड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है। जब आपने परचेज बुक बताई तो परचेज बुक से कर दिया, लेकिन डबल साइड इफेक्ट होना चाहिए ना कि दोनों अकाउंट कौन से डेबिट और क्रेडिट हुए, क्योंकि आपने ट्रेड डिस्काउंट तो परचेज बुक में शो कर दिया, लेकिन कैश डिस्काउंट कहाँ आप शो करोगे, ठीक है, कि कितना मुझे कैश डिस्काउंट मिला था, उसकी जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पोस्ट करते हैं। रिबेट अगर आप अलाउ करते हो या रिसीव करते हो, है ना। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर भी आपके इसी में आ जाते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह की भी एंट्री इसी में ही आपकी आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना, वो भी कैपिटल से होती थी, अब वो इसके किसी भी नेचर में नहीं आती, तो उस टाइप की ट्रांजेक्शन हमारी इसी में रिकॉर्ड होती है। इसका फॉर्मेट आपका जर्नल एंट्रीज की तरह होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और हेडिंग यहाँ पर आप जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर लिख देते हो, सिंपल, ठीक है। तो इसका मुझे क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के टाइम पे हम लोग ये टाइप की एंट्री सारी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका सब्सिडरी बुक्स जो था वो आज खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, कल से मैं आपको करवाने वाली हूँ आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, है ना, BRS, वो करेंगे। वो भी ऐसी बेहतरीन तरीके से करेंगे, बिल्कुल गहराइयों में घुस घुस के उसके हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल निचोड़ के लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड स्टडी हार्ड।